नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। और आज हम जेल और कैदियों से जुड़े हुए कानून की बात करेंगे। जेल अपने आप में एक दुनिया है। यहाँ के नियम कायदे, कानून, कैदियों और यहाँ जेल कर्मियों से संबंधित होते हैं। कानून के तहत किसी भी कैदी को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। कानून किसी कैदी के साथ दुर्व्यवहार या अमानवीय व्यवहार करने या फिर क्रूरता बरतने की इजाजत नहीं देता है। जेल में बंद कैदियों को शुद्ध पानी, पौष्टिक आहार, रोजगार और मेडिकल सुविधाएं पाने का भी मौलिक अधिकार है। जेल अधिनियम 1894 भारत में जेलों के संबंध में अधिनियमित कानूनों से निपटने वाले भारत के सबसे पुराने कानूनों में से एक है। इस अधिनियम पर 22 अधिनियमित किया गया था। अधिनियम कैदियों को अपराधी, नागरिक और दोषी कैदियों के रूप में भी वर्गीकृत करता है। अधिनियम जेल में रखरखाव अधिकारियों और साथ ही साथ कैदियों से संबंधित है। ये अधीक्षक, चिकित्सा अधिकारी, जेलर और महानिरीक्षक जैसे अधिकारियों और सहित कर्मचारियों की नियुक्ति से भी संबंधित है। अधिनियम जेल के अधिकारियों के कर्तव्यों को बताता है और कैदियों के रोजगार से संबंधित जानकारी देता है। जेल अधिनियम 1894 कैदियों के सुधार और पुनर्वास के बजाय जेल के सुचारू कामकाज से अधिक संबंधित है। मॉडल प्रिजन्स मैनुअल के तहत किसी अपराध में सजा पाए कैदियों की अपेक्षा अंडर 12 कैदियों को ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं। कैदियों को मुफ्त में कानूनी सलाह, परिजनों को खत लिखने की सुविधा और मुलाकात करने की इजाजत, रोजगार और कई बार अंडर 12 कैदियों को मीडिया से बातचीत करने की भी इजाजत दी जाती है। ये तो ठीक है, जेल कैदियों से जुड़े हुए बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ जो कानूनी विशेषज्ञ जुड़े हैं, परमानंद पांडे जी। परमानंद जी, बहुत स्वागत है आपका जी। तो परमानंद जी आपको कानूनी जानकारी देंगे और आप भी अगर कारागार और कैदी से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलू की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। फोन लाइन खोल सकते हैं तो 0120612793 पर कॉल करिए या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो पांडे जी लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ। पांडे जी, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल मेरा आपसे यही है कि कैदियों को मुफ्त में कानूनी सलाह की क्या सुविधाएं रहती है जेल में? नेहा जी, आपने काफी विस्तार से चीज को बता दिया है। वास्तव में हमारा संविधान जो है उसकी जो अनुच्छेद 39A, उस अनुच्छेद 39A में ये बात की है, ये साफ साफ की गई है कि हर एक व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार है और समान न्याय पाने का। लेकिन अगर मान लीजिए जेल में कोई ऐसा है, गरीब व्यक्ति है जो न्याय नहीं पा सकता है और नहीं वहां पर खोज कर सकता है, तो उसके लिए सरकार का दायित्व है कि उसको न्याय मुहैया कराए, वो बताए कि कैसे आप लाएंगे। इसी नाते कई बार जेलों में एक लीगल क्लिनिक हमें जैसे ऐसी व्यवस्था की जाती है कि वहाँ जाकर के वो अपनी सूचना प्राप्त कर सकते हैं और कैसे हम अपने लिए व्यवस्था प्राप्त कर सकते हैं, छूट जाए या हमको फर्लो कैसे मिल सकते हैं, बेल कैसे मिल सकती है, इन सारी चीजों की जानकारी दी गई। इसी के तहत हमारे देश में नालसा की स्थापना की गई और नालसा माने नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, यानी इसके तहत वहाँ पर आप किसी भी जेल से मान लीजिए वो व्यक्ति खुद नहीं संपर्क करने की स्थिति में तो नालसा से संपर्क करे और नालसा का काम है कि वो सरकारी खर्चे पर वो कैदी को सुविधा प्रदान करे जिससे कि उसके जेल के लिए और उसको डिफेंड करने के लिए जो उसके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं घूस करके फिर वो उससे वो समर्थन प्राप्त करे और ये करके कोर्ट में हाजिर हो और कोर्ट में अपना पक्ष उपस्थित करे। ये तो हो गया, क्योंकि ये मेन चीज इसमें देखी जाती है। लीगल सर्विसेज के अथॉरिटी का काम है कि वो आपको लीगल सर्विस प्रोवाइड कराए और लीगल सर्विस प्रोवाइड कराने का मतलब ये है कि वहां पर जाए और कोर्ट में बताए कि ये व्यक्ति कैसे निरपराध है और कैसे नहीं। मान लीजिए अगर वो अपराध उसका साबित हो जाता है और प्रमाण मिल जाता है
तो उसके अनुसार उसकी सजा मिलेगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे अपराधी पड़े हुए हैं जेलों में जो उनका अपराध, जैसे एक जेब कतरे की सजा कितनी हो सकती है? 6 महीने अधिकतम। लेकिन वो देखिए तो आप कई बार वो जेल कितना 8-8, 10-10 साल से पड़ा हुआ है जेलों में, और वो उसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा। आपको ये जान करके ताजुब होगा कि आज से 25 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने हुसैनारा खातून नाम का एक केस आया था, जिसमें उस महिला को उतना दिन तक जेल में रखा गया कि अगर वो जेल में जाती सजा करने के बाद तो भी वो 3 या 4 साल जाती, लेकिन उसको वहां जेल में रहते हुए 15 या 16 साल हो चुके थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि दोषी ऐसे व्यक्तियों को जिनकी सजा 3 से 5 साल तक अधिकतम हो सकती है, उनको 15 साल से जेल में रखा गया है। इस नाते हमारी व्यवस्था में कोई गड़बड़ी है, और सरकार को ये चाहिए कि उनको एक सुविधा मुहैया कराए जिससे वो अपनी बात को कोर्ट के सामने पेड़ के समझ रखे और फिर उनको खुद से ना। जी ठीक है पंडित जी, ये बताइए कि मॉडल जेल मैनुअल के मुताबिक कैदियों को किस तरह के खाने पीने की व्यवस्था होती है और कैसे सुविधाएं दी जाती है? देखिए, आपने बताया नहीं कि 1894 का हमारे पास जेल मैनुअल है, लेकिन मॉडल जेल मैनुअल पर कहा गया कि इस देश में इतना ओवर क्राउडिंग है कि आप देखिए जिस जेल की क्षमता जो है 5,000 या 4,000 लोग रह सकते हैं, जिन जिलों की जेलों में 70 या 80 लोग रह सकते हैं, वहां पर 2-2, 3-3 महिला रह सकते हैं। तो मॉडल जेल की स्थापना की गई कि शुरुआत की गई कि मॉडल जेल बनाएंगे जिससे उन कैदियों को जिनका ज्यादा अपराध नहीं है उनसे एक तरह का काम कराया जाए, और काम कराने के बाद उनको एक वेतन दिया जाए जिससे वो अपने परिवार का पोषण करें। बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे कैदी पड़े हुए हैं जेल में जो जिनका अपराध बहुत छोटा सा है, लेकिन वो परिवार से जुड़े हैं और परिवार में उनको कोई देखने वाला नहीं। उनकी बेटी की शादी है, उनकी बेटी की पढ़ाई की व्यवस्था करानी है, उनकी पत्नी वहां पर परेशान है। कई ऐसी स्थितियां आ गई है कि इस देश में कि आप उनके प्रति एक सोचना पड़ेगा कि कैसे मॉडल जेल बनाया जाए, और उनको ये भी देखा जाए कि उनको शुरू में ही देखिए 2 तरह की चीजें, एक अंडर ट्रायल होते हैं और एक कन्विक्ट होते हैं। अंडर ट्रायल का मतलब ये हुआ था कि विचाराधीन कैदी, और दूसरे एक कन्विक्ट है जिनको दोष उनका सिद्ध हो चुका है कि ये दोष सिद्ध व्यक्ति है, उनके खिलाफ अपराध सिद्ध हो चुका है, इस नाते उनको जेल में रहना। लेकिन जिस व्यक्ति का अपराध सिद्ध ही नहीं हुआ है और वो उसको विचाराधीन रखा गया है, अंडर ट्रायल है, तो उसके बारे में कहा जाता है कि जब तक किसी व्यक्ति का अपराध सिद्ध न हो जाए तब तक वो व्यक्ति इनोसेंट माना जाता है, तब तक उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसी नाते कहा जाता है कि हमारे यहाँ में ब्लैकस्टोन जो फिलोसफर हुआ था, जो बहुत बड़ा लीगल स्टूडेंट का क्रिमिनल स्टूडेंट का जानता था, उसने कहा था कि जब तक चाहे 100 क्रिमिनल छूट जाए लेकिन एक निरपराधी को सजा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, मान लीजिए 100 अपराधी भले छूट जाए लेकिन एक निरपराधी को अपराध दोष में नहीं बताया। तो इसी के तहत मॉडल जेल की स्थापना हुई। मॉडल जेल में इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि ये व्यक्ति अगर इसके खिलाफ कोई अपराध सिद्ध नहीं हो रहा है तो इसको वह सुविधाएं दी जाए जिससे कि वो समाज के करने न पाए और समाज में आकर के जल्दी से जल्दी आए और आकर के फिर समाज के लिए एक अच्छा अंग साबित हो, परिवार के लिए ठीक साबित हो और समाज के लिए ठीक साबित हो। ये चीज मॉडल जेल के लिए रखी गई है और उनके खाने पीने की व्यवस्था के बारे में भी ध्यान रखें। जी ठीक है सर, खाने पीने के बारे में आपने बताया और भी जानकारी दी, लेकिन ये बताइए कि मेडिकल क्योंकि बहुत जरूरी होती है, अगर किसी कैदी को चोट लग जाए या फिर किसी तरह की मेडिकल सुविधा की जरूरत हो तो क्या इंतजाम अंदर होते हैं अंडर ट्रायल और जो दोषी सिद्ध हो जाते हैं, दोनों के ऊपर बताइए सर किस तरह की मेडिकल सुविधाएं इन्हें मिलती है? देखिए, ये जो मेडिकल का आपने अपने प्रस्तावना में इस चीज को कहा कि मेडिकल ऑफिसर वहां पर है, तो ये देखिए साफ साफ बात है कि जो हमारी शिक्षा सुविधा है ये हमारा मौलिक अधिकार है। मुझे एक शिक्षा सुविधा मिलनी चाहिए, मौलिक। जेल में जाने का मतलब हमारी कुछ चीजों पर बंदिश लग जाती है, लेकिन हमारे मौलिक अधिकार जैसे हमको घूमने फिरने की व्यवस्था नहीं लगती है,
जैसे हमने अपने मन का सारा काम करने की इच्छा नहीं रह सकती। तो ये चीज खास तौर पर रखी जाती है, लेकिन हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे ये सरकार का दायित्व है इस चीज को। इसी नाते जब कोई व्यक्ति जेल जाता है तो जेल जाने के पहले उसकी चिकित्सीय जांच होती है, मेडिकल जांच होती है, चेकअप होता है, उससे कोई बीमारी है कि नहीं है, वो उस चीज को देखा जाता है कि अगर ये बीमार व्यक्ति है तो किसकी सुविधा प्राप्त हो जानी है। और उसमें ये देखा जाता है कि अगर छोटी मोटी बीमारी है तो इसकी सुविधा कैसे की है। हर जेल में एक मेडिकल ऑफिसर होता है, वहाँ छोटी डिस्पेंसरी छोटी मोटी होती है। बड़ी घटनाएं, बड़ी चीजें अगर हो गई हैं, उसकी बीमारी ऐसी है, लाइलाज बीमारी है जो नॉन क्यूरेबल है, तो उसकी इनक्यूरेबल बीमारी है, तो उसके लिए बड़े अस्पताल में रेफर करने की सुविधा होती है। वो रेफर करता है, इस चीज को बताता है कि इनकी बीमारी लाइलाज है, इस नाते इसको आप इनको यहाँ पर भेजिए और इनकी दवाई यहाँ। मैंने लाइलाज का तात्पर्य नहीं कि एकदम ठीक ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये इसको ठीक करने का प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन दोनों में एक खास चीज आपने अंडर ट्रायल और दोषित कन्विक्ट दोनों के बारे में कहा, विचाराधीन और दोषित दोनों कैदियों के बारे में। देखिए ये जेल मैनुअल के हिसाब से जो दोषित व्यक्ति होती है उसकी जो छूट होती है वो बहुत कम होता है, वो उसको उतनी लिबर्टी नहीं मिलती। लेकिन जो अंडर ट्रायल है उसको आप वो उसका दोष अभी सिद्ध नहीं हो पाया है, उसको अभी ये प्रूव करना है, प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना है कि ये व्यक्ति दोषी है। जब तक वो दोषी नहीं तब तक वो निर्दोष है, और निर्दोष होने के नाते उसको पूरी सुविधा ये जो उसका फंडामेंटल राइट, जो उसका मौलिक अधिकार है, इस नाते आप उसके मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप उसको हर सुविधा प्रदान करेंगे जो एक बाहर रहने वाले व्यक्ति को मिलती है, और उसके बारे में ये ध्यान देंगे कि नहीं ये जो है ये इस सुविधा को प्राप्त करके अपनी की जांच करा सकता है। लेकिन आपने कई बार आपने देखा होगा कि लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, जो वहाँ पर जाते हैं वो हॉस्पिटल की सुविधा उनको बहुत ज्यादा मिल जाती है, बहुत ज्यादा मिलती है। लेकिन दोषी व्यक्ति के खिलाफ जब अगर वो मिल जाता है, अगर उसकी बीमारी होती है तो उसकी बीमारी में कई तरह की खानापूरी करनी पड़ती है, उसका मेडिकल अफसर जांच करता है, जांच करने के बाद उसका रेफरेंस होता है, फिर उसकी जांच करने के बाद ये पता चलता है कि क्या क्या दवाइयाँ आ सकती हैं, किस किस ढंग से उन दवाइयों पर दिया जा सकता है। इन सारी चीजों के बारे में ये दोनों में यही खास अंतर होता है कि जो दोष सिद्ध व्यक्ति है, जो कन्विक्ट है, उस कन्विक्ट को थोड़ी कम सुविधा होती है, उसकी फ्रीडम जो है कर्टेल्ड रहती है, जो सीमित रह जाती है। लेकिन जो अंडर ट्रायल है, जो विचाराधीन है, उसकी जो सुविधाएं हैं वो उतनी कर्टेल्ड नहीं होती है, उसमें उसकी सीमा नहीं उसमें रखी जाती है, उसमें वो ध्यान दिया जाता है कि ये व्यक्ति सुविधा को प्राप्त करे और उसकी चिकित्सीय सुविधा पर कोई जोर नहीं। जी ठीक है सर, बताइए कि हाई प्रोफाइल कैदियों के लिए सुविधाएं और सुरक्षा कैसी रहती है? देखिए हाई प्रोफाइल कैदियों के बारे में तो आजकल काफी आ रहा है, और ये बहुत पहले से रहा। देखिए आज से नहीं, जब मैनुअल आप देखेंगे 1894 का जो मैनुअल हमारे पास है जेल मैनुअल, तब भी जो प्रिजनर्स होते थे उनकी 3 कैटेगरी थी, ए, बी और सी, 3 कैटेगरी। तो सी कैटेगरी में जैसे कोई मर्डर हुआ, जैसे कोई रेपिस्ट हुआ, जैसे कोई चोरी डकैती बंदा करने वाला आदमी आया उसको रखा गया। बी कैटेगरी में ऐसे हुआ कि थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड है इसका आदमी है, और वो बहुत बार लीजिए पहले तो अंग्रेजों के जमाने में था कि उतनी मालगुजारी देता है, वो 1,000, 10,000, 15,000 रुपए मालगुजारी देता है, इस तरह से उससे थोड़ा दूसरा ढंग करते। दूसरे किस्म के होते थे जैसे पॉलिटिकल प्रिजनर होते थे, जैसे महात्मा गांधी हुए, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए, जैसे जवाहरलाल नेहरू हुए, ये पॉलिटिकल प्रिजनर होते थे, इनको दूसरी तरह से सुविधाएं दी जाती थी, क्योंकि इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है, ये देश की आजादी के लिए लड़ाई कर रहे थे। ऐसे ही आजकल की स्थिति में आप देखिए, आजकल के 2-3 तरह के क्रिमिनल होते हैं। एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल भी इनको आप कह सकते हैं या कैदी कर सकते हैं। हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स में जैसे आजकल अरविंद केजरीवाल का नाम आ रहा है, जैसे आप देखेंगे हेमंत सोरेन हो गए, जैसे आप देख लीजिए जयललिता हुई थी, या बड़े बड़े नेता लोग होते हैं, हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, क्योंकि इनको पहले जेड सिक्योरिटी मिली है, किसी को वाई सिक्योरिटी मिली हुई है, और सिक्योरिटी के लिए जेल अधिकारियों के लिए एक दर्द हो जाता है
कि इनकी सिक्योरिटी कैसे इंतजाम कराया जाए कि जिससे किसी को कोई असुविधा ना हो, और ये ध्यान रखा जाता है, क्राउडिंग ना हो वहाँ पर। तो ये एक चीज का ध्यान रखा जाता है। तो इनका एक जीवन स्तर दूसरे ढंग का होता है, और ये हाई सिक्योरिटी के कारण इनके बारे में ये देखा जाता है कि इनका एक जीवन स्तर बना हुआ है, और वो इनके लिए किस ढंग की सुविधाएं प्रदान की जाए जिससे कि जेल के काम काज में, रोजाना के काम काज में कोई दखलंदाजी न हो, कोई व्यवधान न उत्पन्न होने पाए। ये हाई प्रोफाइल कैदियों के बारे में। अब दोनों में अंतर यही है कि हाई प्रोफाइल कैदी के बारे में कोर्ट से काफी सुविधाएं मिल जाती हैं। कोर्ट से कहा जाता है कि जैसे अगर वो मुख्यमंत्री है या कोई और नेता है, उसको मिलना जुलना होता है, तो हाँ। उससे मिलने जुलने उसके परिवार के लोगों से, उसके पार्टी के लोगों से, तो उसके प्रशासन के लोगों से, समय वकीलों से मिलने का समय समय पर उनको ज्यादा सुविधाएं दी जाती। बनस्पत उसके जो कि एक दोष सिद्ध कैदी है और उस हाई प्रोफाइल नहीं है, दोनों में यही था। बता रहे हैं, हमारे दर्शकों को बता रहे हैं, अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपको लगातार नंबर्स भी फ्लैश कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि नंबर्स क्या हैं। आप उन नंबर्स पर कॉल करिए और अपने सवाल आप पूछ सकते हैं, और बहुत ही बेहतर तरीके से आपको आपके सवालों का जवाब यहाँ पर दिया जाएगा। बहरहाल एक बार फिर हम विषय पर वापस लौटते हैं। परमानंद पांडे जी, क्योंकि जेल में बंद कैदी को अगर सुरक्षा की जरूरत है तो किन बातों को बेहद ध्यान में रखा जाता है और सुरक्षा दी जाती है, क्या क्राइटेरिया उसका होता है? देखिए, इसका खास क्राइटेरिया तो ये होता है कि जेल में कोई अफरा तफरी होना चाहिए। हाँ। मान लीजिए, देखिए जैसे तिहाड़ जेल में 23,000 कैदी बनी पड़ी, जबकि उसकी संख्या जो है 7,000 से ऊपर नहीं हुआ, तो ओवर क्राउडिंग तो है। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए किसी हाई प्रोफाइल कैदी को आप ले, तो आपको सबसे जरूरी चीज होती है कि वो सिक्योरिटी उसमें थ्रेट है, वो बाहर से भी लोग उसके ऊपर कई बार हमले हो सकते हैं। तो सबसे जरूरी चीज है कि उसकी सुरक्षा प्रदान, लेकिन सुरक्षा प्रदान करने की स्थिति ऐसा ना हो कि दूसरे कैदी असुरक्षित हो, ये भी ध्यान रखना होता है। तो दो चीजों पर बैलेंस बना के रखना होता है, तो व्यक्ति की सुरक्षा और जेल में कोई अव्यवस्था न उत्पन्न होने पाए, इस चीज पे भी ध्यान रखना जरूरी है। अब इन्हीं चीजों को बैलेंस बना करके ही सुरक्षा प्रदान। सबसे जरूरी बात ये होती है कि उसको जैसे अंधेरे में न रखा जाए, कि उसको ऐसी जगह पर रखा जाए जहाँ पर कि उससे बातचीत आम न हो, सिक्योरिटी के नजर में उसको होना चाहिए। मेरा कई बार ऐसा होता है कि जो कई हाई प्रोफाइल जो कैदी होते हैं, आपने देखा होगा कि वो नटवरलाल वहां से निकल गया, उसके बारे में जानकारी होती रही, लेकिन वो कई बार तमाम लोगों से मिलजुल करके ऐसा 3 सिकरन लगाता था कि वो जेल से बाहर आ जाता। तो कई यही नहीं, नेपाल में भी इसने ऐसा किया। तो ये भी चीज का ध्यान रखना होता है कि वो हाई प्रोफाइल कैदी, इस चीज को देखकर हम पॉलिटिकल कैदियों की बात नहीं करते, लेकिन जो इस तरह के कैदी होते हैं वो इस चीज को ध्यान रखते हैं कि वो सुरक्षा व्यवस्था के साथ एक खतरा उत्पन्न कर देते हैं और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। ऐसी स्थिति नहीं आने पाए कि हमको जेल की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े या उनकी सुरक्षा के साथ हमको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े। ये चीज का खासतौर पर ध्यान रखना पड़ता है। तो वहाँ पर देखा जाता है कि कितने इनके पुलिस वाले इनके लिए लगाए जा सकते हैं, किस ढंग से इनको आम कैदियों से अलग रखा जा सकता है, क्योंकि आम कैदियों के बीच में रखेंगे तो फिर वो उसी ढंग का बवाल मचाना हो जाएगा। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखने के लिए ये किया जाता है। उसके ऑफिसर्स होते हैं, उन चीज को पूरी समय समय पर इसका एक तरह से असेसमेंट करते हैं, उसका आकलन करते हैं, और आकलन करने के बाद वो निर्णय लेते हैं कि इसको कहाँ रखा जाए, किस तरह से रखा जाए और किस तरह की सुविधा प्रदान की जाए और कैसे नहीं। इसको हॉस्पिटल ले जाना है तो हॉस्पिटल की इधर से, हॉस्पिटल में भी कई तरह की सर्विसेज होती है, जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर हुआ तो आप वहीं पर करते हैं, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर हुआ, माने खास तौर पर बड़ी चीजों कई बार देखते होंगे कि आप हॉस्पिटल में उनके कैंसर के पेशेंट या और तरह के मरीज आ गए, उनको कई बार तो हमने देखा है कि HIV पेशेंट मिल गए हैं वहाँ पर, वो हॉस्पिटल में उनको ले जाकर के उनको कराया गया है कि वहाँ पर ले जाएंगे। कई बार इमरजेंसी की है, जब मान लीजिए वहाँ मारपीट कर दिया तो इमरजेंसी की सुविधा आ गई है और उनको इमरजेंसी की सुविधा दिखानी पड़ती है, उनके ले जाइए और फिर उनके चिकित्सा कराइए। तो ये चीज है। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि कंटिन्यूअस केयर की जरूरत होती है, जैसे कोई हाई प्रोफाइल उसको लगातार डायबिटीज की बीमारी,
ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो उसके कंटिन्यूअस केयर के लिए भी इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो मेडिकल और सिक्योरिटी का दोनों तरह का तालमेल रहता है, यही हाई प्रोफाइल कैदी से एक तरफ और आम कैदियों को दूसरी तरफ। जी ठीक है सर, ये बताइए कि जेल में कैदी कामकाज भी करते हैं और इस बारे में बताइए सर, कितने घंटे काम उनसे लिया जाता है, क्या काम वो करते हैं, ये कैसे आकलन होता है कि कौन सा काम करेगा? जी, ये आपने बहुत बढ़िया सवाल उठाया, क्योंकि ऐसा पहला सामान्य तौर पर बहुत सारे लोगों को पता है जो अलग के पेशे में उनका काफी जानकारी। वास्तव में ऐसा है कि कैदी तो आपको पहले बताया कि अंडरट्रायल होते हैं और तो कन्विक्ट जो होते हैं, जो लोग शुद्ध कैदी हैं जिनका अपराध सिद्ध हो चुका है, ऐसे कैदियों से ज्यादा काम किया जाता है और जो अंडर ट्रायल है उनसे कम काम होता है। अंडर ट्रायल कई बार अपने को करके नहीं काम करेंगे, हम आप नहीं ले सकते क्योंकि उनके मातापिता होगा और उनका अपराध अभी सिद्ध नहीं हुआ है कि हमको किस दिन का अपराध, हमारा क्या अपराध। तो इस चीज को ध्यान देखना पड़ता है। कई बार कैदी इस चीज को करते हैं कि देखिए हमको परिवार में सब चलाना है, बच्चे की फीस देनी है, बच्ची की फीस देनी है, पढ़ाई लिखाई उसकी करानी है, उनके कपड़े लड़के का व्यवस्था करानी है, कोई काम किया जाए और उस काम को हम करें। उसमें कई चीजें देखने में, जैसे कोई बढ़ई है तो बढ़ई का काम कर सकता है, जैसे कोई इलेक्ट्रीशियन है इलेक्ट्रीशियन का काम उसको दे दिया जाएगा, जैसे कोई प्लम्बर है तो उसको प्लम्बिंग का काम दे दिया जाएगा, या कोई वीवर है माने बुनाई का काम कर सकता है तो उसको बुनाई का काम कर सकता है। कई ऐसे काम होते हैं जिसके लिए बहुत ज्यादा स्पेशलाइज वर्क नहीं करना पड़ता है और उनको काम दे दिया जाता है, उसको पेमेंट किया जाता है। एक चीज है कि उनसे 9 घंटे का से अधिक काम नहीं लिया जा सकता। सबसे जरूरी चीज है इस चीज के अंदर कि 9 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाता। मेहनताना कब दिया जाता है सर उन्हें? जी, मेहनताना कब दिया जाता है उसकी जब वो मेहनताना जैसे वो जिस समय वो कहते हैं हर सप्ताह दे दिया जाता है या हर महीने की, वो उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। वो कब कहते हैं कि जब उनसे कोई मिलने वाला आता है तो हमारा जोड़ करके हमको पैसा दीजिएगा और हम वहाँ पर ये हम आने वाले को देखेंगे, तो उसके सामने निगरानी में उसको देना पड़ता है। तो ये एक साफ तौर पर या तो भेज देते हैं क्योंकि हाँ वहाँ पोस्ट ऑफिस की भी सुविधा होती है, वो उसको गंजागर भेज सकते हैं। तो अब तो कई सुविधाएं हो गई है जिसके कारण उनको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ती, उसको निपटाना जी आप इसको ले जाकर के अपने परिवार के सुविधा देते। एक और खास चीज इसमें ध्यान रखनी चाहिए कि जब आप मेहनताना देते हैं तो आप ये नहीं ये कर सकते हैं कि हमको आपको ये काम करना होगा, ये काम नहीं करोगे तो हम दंडित किए जाएंगे। नहीं, हम तो वही काम करेंगे जिसमें हमको एक्सरसाइज है, जो काम हमारी रुचि का है, हमारे स्वास्थ्य पर और प्रभाव न पड़ने पाए, इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये चीज को आपको ध्यान में रख करके काम आप ले सकते हैं, अन्यथा काम आप नहीं ले सकते हैं। अगर वो बीमार है और उसके काम लेने लगेंगे तो और बीमार पड़ जाएगा, इस नाते उसकी आपकी सहमति भी देखी जाती है और उसमें ये भी देखा जाता है कि ये व्यक्ति काम करेगा तो किस ढंग से अपने परिवार की मदद कर सकता है और किस ढंग से परिवार की। अगर मान लीजिए वो ये उसका क्लिनिक में भी जाना हुआ शराबी है, जन का अपराध किया है, तो उसके शराब को छुड़ाने के लिए भी व्यवस्था की जाती है कि डी-एडिक्शन कैंप लगाए जाते हैं जिससे वहाँ पर आए और उस चीज के लिए कि उसका डी-एडिक्शन कैंप हो जाता है। वहाँ पर उसकी तरह से उसकी जानकारी उसकी सुविधा के साथ काम किया जाता है और वो पैसा परिवार के लिए लगाता है। ठीक सर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही विस्तार से इस कानून के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।